नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग यहां पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम यहां पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए, हिस्ट्री हम यहां पर पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। अब आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ों की बात करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, फीवर है, सुबह से ही काफ़ी तेज़ फीवर रहा है, रात भर फीवर रहा है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए। चलिए भैया जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइए आप लोग। ठीक है, यहाँ हम सारी चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं कि सर, ये जो सातवाहन वंश है, इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं। ठीक है, देखिए, सातवाहन वंश का जो अन्य नाम है इसे आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। और हमने कल पढ़ा था कि जो सिमुक है, सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी, क्योंकि सिमुक ने जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, सुशर्मा की हत्या कर दी थी, सुशर्मा की हत्या की थी। ठीक है, सुशर्मा की हत्या करने के बाद सातवाहन वंश स्थापित होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे और हम, हाँ जी, जल्दी जल्दी से बात करेंगे। ठीक है, योगा कहाँ भैया, सुबह से शाम तक आपकी क्लास में योगा बना रहता है, योगा बना रहता है। हालांकि हो गई, सर्दी लग गई, पूरी सर्दियों में जुकाम नहीं हुई, खांसी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और जाती सर्दी में सर्दी लग गई। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान से समझना कि सर, सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं, इतिहास में इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक शासन किया? आप कहेंगे सर, इतिहास में इन्होंने इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया है। जो सातवाहन वंश है, इनकी जो भाषा थी वो भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। और साम्राज्य में बता ही चुका हूँ, ये ब्राह्मण थे, क्योंकि तीन तीन ब्राह्मण साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया, शुंग वंश, कर्ण वंश, और भैया यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि सर, सारी चीजें जल्दी से बताइए। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। यहाँ हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर, 300 वर्षों तक शासन काल, यानी कि भैया कौन सा वंश था जिसने 300 वर्षों तक शासन किया? वो था भैया सातवाहन वंश। भाषा थी प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। और धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म। कौन सा? ब्राह्मण धर्म। यहाँ पर राजधानी की अगर मैं बात करूँ, प्रतिष्ठान या पैठान दक्षिण महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये? दक्षिण महाराष्ट्र में पड़ती है। ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। कौन सी? गोदावरी नदी के किनारे पर है। और भैया इसका संस्थापक आपको पता ही है, सिमुक है, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन, या इसे हम और सुशर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशर्मा भी कहते हैं। आप कहेंगे सर, सुशर्मा। सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो नागनिका विलेख में मिलती है। किसमें? नागनिका विलेख। ठीक है, नागनिका विलेख के बारे में बात करेंगे कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है जो नागनिका विलेख में है। नागनिका विलेख, जिसे हम, देखिए, इसके बारे में जानकारी एक तो नागनिका विलेख में मिलती है, एक नासिक अभिलेख में मिलती है, एक हाथी गुम्फा विलेख में मिलती है। कि सर, सातवाहन वंश की जो जानकारी है उसके 3 स्रोत हैं। क्या है? 3 स्रोत। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर, नागनिका विलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा विलेख। आपको ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी करवाया गया था? खारवेल के द्वारा। खारवेल द्वारा इसको जारी करवाया गया। जो राजा खारवेल था, जिसमें हमने कल बात भी की थी, जो चेदी वंश का था, या
कलचुरी वंश का था, तो उसने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि सातवाहन वंश के विषय में जो संपूर्ण जानकारी मिली वो 3 अभिलेख हैं, 3, नागनिका, नासिक और हाथी गुम्फा। बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक ने किसकी हत्या की थी? सुशर्मन की। सुशर्मन को और क्या कहा जाता है? सुशर्मा। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। क्या कहते हैं? पैठान। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी नदी के किनारे पर? गोदावरी नदी के किनारे पर। सातवाहन वंश किससे संबंधित है? ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मण साम्राज्य था। इसने कहाँ पर शासन किया था? मगध पर। कहाँ पर? मगध पर। सातवाहन वंशों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। इन्होंने कितने सालों तक शासन किया था? 300 सालों तक। प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत वाली बातें तो नहीं है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं इसको नहीं कराता मन जी, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं इसको नहीं कराता। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, जो पत्थर पर लिखी हुई जानकारी होती हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उन्हें अभिलेख कहते हैं। सारी चीजें लिख लीजिए। आदित्य कुमार जी, चलिए, नहीं नहीं भैया, देखिए सब सब नॉर्मल है, सब हाई टेम्परेचर करके क्या करेंगे जी। हमने यहाँ पर पढ़ लिया, एक बार और रिवाइज करा दूं। सातवाहन वंशों ने कितने समय तक शासन किया? मेरे साथ बोलिए प्लीज, बिना देखे बोलिए कि 300 वर्षों तक। कि सर ये बताइए 300 वर्षों तक शासन किया, और भैया इनकी भाषा थी प्राकृत, प्राकृत भाषा थी। धर्म कौन सा था? ब्राह्मण। राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। क्या कहते थे प्रतिष्ठान को? पैठान कहते थे। संस्थापक कौन था? सिमुक। किसने हत्या की थी? सिमुक। सिमुक ने किसकी हत्या की थी? सुशर्मन की। सुशर्मन कौन थे? कर्ण वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहां से मिली है? 3 अभिलेखों से, नागनिका, नासिक और हाथी गुम्फा अभिलेख। खत्म कहानी। बताइए, याद हुआ ये? देखिए मेरा मतलब ही याद कराना है, मेरा मतलब ही याद कराना है। अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, है ना। अब बात आती है कि सर ये बताइए सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी राजा कोई माना गया है, सबसे सबसे योद्धा राजा कोई माना गया है, तो वो कौन है? वो है भैया सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम। अब सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना? सातकर्णी प्रथम बना। सातकर्णी प्रथम ने उपाधियां धारण की थी, कौन कौन सी? दक्षिण पथपति की, प्रतिष्ठानपति की। दक्षिण पथपति की और प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। सातकर्णी प्रथम जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजस्व यज्ञ किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सातवाहन वंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजस्व यज्ञ किया था? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि सर किसने, यहां पर आप कहेंगे सर किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजस्व यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि जब राजा चक्रवर्ती बनता था। चक्रवर्ती कैसे बनेगा? अश्वमेध का मतलब है कि राजा ने जब सारे सारे अपने शत्रुओं को हरा दिया, तो अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता था कि साम्राज्य में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और राजा पूजा करने बैठ जाता था। उस घोड़े के साथ 200 जो बहादुर सिपाही होते थे, राजा के सबसे बहादुर सिपाही, कहीं 200 लिखा है, कहीं 100 लिखा है, कि 200 और एक जगह 500 भी लिखा है, इतने सैनिक उस घोड़े के साथ जाते थे। यदि रास्ते में उस घोड़े को कोई बांध लेता था, रोक लेता था, तो यह माना जाता था कि राजा के शत्रु अभी भी हैं, जो राजा का नियंत्रण, राजा की पराधीनता, राजा की गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो लड़ना चाहते हैं। तब उसके जो घोड़े के साथ योद्धा चलते थे वो उनसे युद्ध करते थे। ठीक है, तो उसे माना जाता था अश्वमेध युद्ध। क्या माना जाता था? अश्वमेध युद्ध। ठीक है, जब वो घोड़ा वापस चला आता था तो वो युद्ध, वो यज्ञ सफल हो जाता था कि भाई अब पूरे साम्राज्य में इस राजा का कोई भी शत्रु नहीं है, अब ये राजा बन जाता है
चक्रवर्ती सम्राट। क्या बन जाता है राजा? चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सर अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ किसने किया था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम किस वंश के राजा थे? सातवाहन वंश के राजा थे। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिण पथपति की। दक्षिण पथपति की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो ये सारी चीजें हो गई। और भैया प्रतिष्ठान, राहुल जी गुरु जी से विविधा कोई हो जाए तो आपकी तरफ से मदद मिलेगी क्या? भैया देखिए, अब हमें क्या पता आपका क्या केस है, कैसे है, हमें कोई जानकारी उसकी नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं जी इसके बारे में? ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए हुआ क्या है। आप मुझे भैया अब कोई उस पर मैसेज कर सकते हैं तो मैं देख सकता हूँ। मैं लाइव क्लास में तो नहीं देख पाऊंगा, शायद आप समझेंगे मेरी बात, है ना? कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ऐसे ही नाम नहीं आएगा। हो सकता है किसी ने आपका फालतू में नाम लिखवा दिया हो, FIR में कुछ भी करा दिया हो। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या हुआ है? मैं बिना देखे तो नहीं बता पाऊंगा ना। चलिए, हमने यहाँ पर बात कर ली। तो आप मुझे बताइए कि सर अब जब सातकर्णी प्रथम राजा बना तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? अमरावती को। और अमरावती कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पड़ती है? हैदराबाद में। तो आप कहेंगे सर अमरावती को राजधानी बनाया। सातकर्णी प्रथम का जो नाम था वो था एल्डर सेरागोन। एल्डर सेरागोन किसे कहा जाता था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम को एल्डर सेरागोन के नाम से जाना जाता था। एक पुस्तक है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, इसकी एक पुस्तक है जिसमें हम बात करेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। आप कहेंगे सर पेरिप्लस ऑफ द एरिसियन या एरिथियन सी। इसमें यूनान और मौर्य साम्राज्य से व्यापार का वर्णन किया गया है। कि सर ये जो पुस्तक है पेरिप्लस, आप कहेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसमें मौर्य और यूनान साम्राज्य का वर्णन है। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग बताइए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है भैया, एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको ये याद रखने दो तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सर सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी और इसने कौन कौन से यज्ञ कराए थे, इसने कौन सी राजधानी बनाई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। मेरे साथ फिर से बताइए, मेरे साथ फिर से बोलिए कि सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सातकर्णी प्रथम। कौन था जी? आप कहेंगे सर सातकर्णी प्रथम। कौन? सातकर्णी प्रथम। चलिए हमने यहां पर बात कर ली, ठीक है, सातकर्णी प्रथम। और बात आती है सर दक्षिणापथपति की। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथपति। ठीक है, प्रतिष्ठान सही है। और सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजस्व यज्ञ कराया, राजधानी अमरावती। लेकिन ये हैदराबाद वाला अमरावती नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती है। ठीक है, क्योंकि इनका शासन ही कहां पर था? महाराष्ट्र में था। तो ये जो अमरावती होगी ना, ये हैदराबाद की नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की राजधानी तो अमरावती अब बनी है। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाली अमरावती है। चलिए अब यहां तक हमने नोट डाउन कर लिया होगा। बात आती है कि सर भूमि दान करने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सातवाहन वंश में भूमि दान करने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? सातकर्णी प्रथम ने। किसने? सातकर्णी प्रथम। आप कहेंगे सर सातकर्णी प्रथम ने क्या किया था? जल्दी जल्दी से बताइए, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं कि भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी सातकर्णी प्रथम ने। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने भूमि दान की प्रथा की स्टार्ट की थी। इस बात की जानकारी किससे मिलती है? नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख जो है ये किसके द्वारा जारी करवाया गया था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। नागनिका के द्वारा एक इतिहास का अभिलेख जारी करवाया गया, जिसे नानाघाट का अभिलेख या नानाघाट अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस नानाघाट अभिलेख में लिखा हुआ था कि सातवाहनों में पहला शासक था सातकर्णी प्रथम, जिसने भूमि दान की थी। जिसने भूमि दान की थी। चलिए क्या हुआ? भूमि दान की थी। बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार।
हम यहाँ बात करेंगे सर, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका, जिसके द्वारा नानाघाट अभिलेख जारी करवाया गया था। सातकर्णी प्रथम के दरबार में कौन कौन थे भैया? आप कहेंगे सर कौन कौन लोग थे, तो आप कहेंगे सर एक हॉल था। कौन था जी? हॉल। आप कहेंगे सर हॉल। ये हॉल कौन है? ये संस्कृत का महान विद्वान है। ये कौन है? ये संस्कृत का महान विद्वान है। यहाँ पर आपने लिख लिया कि सर ये संस्कृत का महान विद्वान था। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की है, जबकि विद्वान किसका है? संस्कृत भाषा का। इसने गाथा सप्तशती की रचना किसमें की है? प्राकृत भाषा में। अंधकार युग भी सातवाहन वंश को ही कहा जाता है कि सर अंधकार युग किसे कहा जाता है? सातवाहन वंश को कहा जाता है। सातवाहन वंश में महान विद्वान कौन हुए संस्कृत के? आप कहेंगे हॉल। हॉल ने क्या लिखा है? संस्कृत का विद्वान था, जिसने भैया गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की थी। किसमें की थी लाडलो? प्राकृत भाषा में। हाँ, गागर में सागर में भी है, लेकिन इतना डीप उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमने शॉर्ट नोट्स दिए हैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए। अभिलेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास या जानकारी। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, लाल किला गए या कहीं भी गए होंगे ऐतिहासिक स्मारकों को देखने, तो पत्थरों पर उनके बारे में कुछ जानकारी लिखी रहती है। पत्थरों में जानकारी लिखी रहती है। समझ रहे हैं पवन जी? धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर बात की कि भूमिदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सातकर्णी प्रथम ने। नानाघाट अभिलेख में किसका विषय है कि सातकर्णी प्रथम ने भूमिदान की प्रथा चलाई थी। नानाघाट अभिलेख किसने जारी किया था? नागनिका ने। नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। हॉल किसके दरबार में रहते थे? सातकर्णी प्रथम के दरबार में। हॉल कौन थे? संस्कृत के महान विद्वान थे, स्कॉलर ऑफ संस्कृत थे। इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। किसमें? प्राकृत भाषा में। अंधकार युग किसे कहा जाता है? सातवाहन वंश को, आंध्र सातवाहन वंश को। चलिए, हाँ जी, यहां पर आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, अच्छे से सारे पॉइंट आपने यहां पर लिख लिए, सारी चीजें आपने लिख ली। नेक्स्ट आ जाता है, ये आप देखिए, यहां पर आप लोग देखिएगा कि सर ये बताइए, इसमें दो विद्वान रहते थे। सातवाहन वंश के समय दो विद्वान और रहते थे। जैसे एक कौन है? सर्ववर्मन। यहां पर आप कहेंगे सर इन्होंने क्या लिखा है? कांतंत्र या कातंत्र लिखा है। क्या लिखा है? कांतंत्र। ठीक है। एक थे भैया जिनका नाम है गुडाहड़े, जिन्होंने बृहत कथा लिखी है। क्या लिखी है? बृहत कथा लिखी है। और इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है, जिनके रचना विष्णु शर्मा ने की है। कि पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा किस पर आधारित है? आप कहेंगे सर बृहत कथा पर। जो पंचतंत्र पुस्तक है ये किस पर आधारित होगी? बृहत कथा पर। और बृहत कथा की रचना किसने की है? गुडाहड़े ने। और सर्ववर्मन ने किसकी? कांतंत्र की। ठीक है, कातंत्र की। अब बात आती है कि भैया अब आते हैं गोमती पुत्र सातकर्णी। यहां पर हमने ये लिख लिया, ये सारी पॉइंट पढ़ लिए। हालांकि जो ये हॉल है ना, ये भी राजा ही था। ये ध्यान रखना, ये भी कौन था? राजा। अब राजा के शासन काल में संस्कृत का विद्वान था, ये खुद अपने आप भी संस्कृत का विद्वान था, राजा था ये। कि सर सप्तकर्णी के बाद या सप्तकर्णी प्रथम के बाद राजा बना था हॉल, जो महत्वपूर्ण राजा माना गया। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, और क्योंकि ये खुद भी संस्कृत का विद्वान था, राजा हॉल भी संस्कृत का विद्वान था, जिसने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की थी। और इसी के शासनकाल को अंधकार युग भी कहा गया। हॉल के शासनकाल को अंधकार युग भी कहा जाता है सातवंश में। चलिए, अब बात आती है कि सर हॉल के दरबार में दो विद्वान रहते थे, एक का नाम था सर्ववर्मन, एक का नाम था गुडाहड़े ने क्या लिखा था? बृहत कथा। और बृहत कथा के आधार पर ही एक पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। अब हॉल के बाद राजा बनता है गोमती पुत्र सातकर्णी।
गोमती पुत्र सातकर्णी। कौन? गोमती पुत्र सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश में 23वां राजा था। सातवाहन वंश का पुनर्स्थापक या जीवन उद्धार किया। जैसे हॉल के समय सातवाहन वंश का पतन स्टार्ट हुआ, राजा हॉल के समय सातवाहन वंश का पतन स्टार्ट हुआ। जब पतन स्टार्ट हुआ उसके बाद राजा बना गोमती या गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इसे सातवाहन वंश का रिस्टोरर माना जाता है, पुनर्संस्थापक माना जाता है कि इसने द्वारा से सातवाहन वंश को उठा दिया। क्या कर दिया? उठा दिया। समझ रहे हैं आप? अब बात आती है उपाधि की। अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया? एका ब्राह्मण किसे कहा गया है? ठीक है। त्रिसमुद्री पति किसे कहा गया है? बेण कटक स्वामी किसे कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इनमें ये कई बार पूछा गया है कि भैया एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है, किसने ये उपाधियां धारण की थी? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हाँ जी, गौतमी। आप कहेंगे सर गौतमी पुत्र सातकर्णी, और ये कौन थे? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बाद हॉल राजा बना जिसका पतन स्टार्ट होता है इसके समय, इसीलिए सातवाहन वंश को अंधकार युग भी कहा गया हॉल के शासनकाल में। गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां शासक बना, सातवाहन वंश का पुनर्स्थापक बना, उद्धारक बना, द्वारा से सातवाहन वंश को जीवित किया। ठीक है। उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण की, एका ब्राह्मण की जो महत्वपूर्ण है ना। हाँ जी, कौन सा गलत बोल दिया मैंने? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी। हाँ गौतमी, गौतमी बोल रहा था मैं। ओके, चलिए माफी चाहूंगा, गौतमी है ये। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था? मैं गौतमी को कुछ और बोल रहा था क्या? गोमती बोल रहा था। ओके, माफी चाहूंगा। गौतमी है ये, गौतमी। ठीक है। हाँ, देख रहे हैं नाक कितना परेशान कर रही है, नाक कितना परेशान कर रही है। चलिए लिख लीजिए, यहां तक आप लोग फटाफट से लिख लीजिए कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसे सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहते हैं, एका ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। खत्म हो गई कहानी यहां पर। सुहेल शाह कह रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल कबड्डी पर हमको फौजी बनना है इसलिए नहीं जाएंगे वहां। अरे जाना चाहिए भाई, सिलेक्शन अगर हो गया है फौजी में तो कोई बात नहीं है, मत जाइए। लेकिन नेशनल कबड्डी टीम में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। नौकरी तो आपको वहां से भी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स कोटे से, स्पोर्ट कोटे से भी मिल जाएगी। बाकी फैसला आपका रहेगा, बाकी फैसला आपका रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्या चाहिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी बलश्री। क्या नाम था उसका? आप कहेंगे सर वलश्री, जो नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख में वर्णन है। किसमें? नासिक अभिलेख में। चलिए, अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही। कि सर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं उनका, उनकी माता का नाम क्या था? वलश्री। वलश्री वही है जो नासिक अभिलेख में वर्णित है। ठीक है। लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासन किया, इसीलिए सातवाहन वंश में ये महिला शासिका के रूप में भी अपनी पहचान बनाती हैं। किसके रूप में? महिला शासिका के रूप में भी ये पहचान बनाती हैं। ठीक है। अब इनके बाद जो सातवाहन वंश है ये पितृसत्तात्मक वंश था। हमें ये पता है कि सातवाहन वंश पितृसत्तात्मक वंश था, लेकिन जो वलश्री हैं ये सातवाहन वंश में महिला शासिका के रूप में भी काम करती हैं। ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है? सब लोगों को बताइए, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूं? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हिस्ट्री से कितने? 3 क्वेश्चन मान के चलो, 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब यहां पर बात कर ली कि सर जो
गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसने शक शासक, एक शक शासक हुए थे, शक वंश के शासक थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक। इन्होंने इसमें एक शासक हुआ था नहपान। कौन सा? नहपान को पराजित किया। किसको पराजित किया? नहपान को पराजित कर दिया। और नहपान को पराजित किया। अब यहाँ पर बात आती है जोगल श्राम्बी, नासिक से मिले मृद भांडों से पता चलता है कि भैया जोगल श्राम्बी ये नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। यहाँ पर ये मृद भांड है, मिट्टी के कुछ बर्तन कह सकते हैं, मिट्टी के कुछ अभिलेख कह सकते हैं मृद भांडों को। वहां से ये पता चला कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। और यहाँ पर लगभग 13,250 सिक्के मिले हैं। 13,250 सिक्के मिले हैं। समझ गए आप? चलिए, वलश्री किसकी माता थी? देखिए, वलश्री जो माता थी वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। ठीक है भैया, वलश्री किसकी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, जिसने गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ संयुक्त रूप से शासन किया। इसीलिए सातवाहन वंश में महिला शासिका के रूप में पहचान बनाने में सफल हुई वलश्री। क्योंकि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, यह सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश में पितृसत्तात्मक समाज प्रधान था। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है पैट्रियार्कल, यानी कि जिस वंश में पिता ही सब कुछ होता था, परिवार का मुखिया पिता ही होता था, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। चलिए, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है अरूप दास जी, धन्यवाद। चलिए, कुषाण भी विदेशी थे, बिल्कुल। अभी मैं बताऊंगा ना किस किसने, कौन कौन से थे जिन्होंने आक्रमण किया था। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिखिए। देखिए, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ होता है भाई। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गए तो आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। बाकी जो घर वाले बोलें, जो आप बोलें, आपका डिसीजन है। चलिए, लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है जी। अब बात आती है कि भैया, अब यहाँ पर बात आती है कि साहब ये बताएं, जैसे नहपान है, किसके साथ युद्ध होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ युद्ध होता है। और अब बात आती है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। इसको आप ना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, है ना। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, सातवाहन वंश में अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश में अंतिम शासक था विजय। कौन था? विजय। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए, लगभग 500 ग्रेन का सिक्का होता था। ठीक है, और जो सिक्के बनाए जाते थे, ये पोटीन प्लस तांबे के सिक्के भी चलाए थे। आप कहेंगे सर शीशे के सिक्के चलाए, पोटीन और किसके? पोटीन। आप कहेंगे सर पोटीन और किसके? तांबे के सिक्के भी चलाए थे। और सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कहां पर करते थे? कल्याण नामक बंदरगाह पर। कहां पर? कल्याण नामक बंदरगाह पर। कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वो कल्याण नामक बंदरगाह से ही शासन करते थे। चलिए, बता दीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लेंगे ना ये सारी चीजें? हाँ जी, हमने पढ़ लिया कि सर अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का विजय। सातवाहनों ने सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे, पोटीन और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश ने सर्वाधिक व्यापार जो किया था वो कल्याण से किया था। और ये कहाँ पड़ता है? ठाणे में। ठाणे महाराष्ट्र में ये पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है जी, कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। बस यही हमें पढ़ना था। अब हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण किस किस के हुए हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे कि सर भारत पर विदेशी आक्रमण। अब आप मुझे बताइए सर, भारत पर विदेशी आक्रमण, यहाँ तक आप लिखिए कि सर भारत पर विदेशी आक्रमण किस किस के हुए? कि सर ईरानियों के हुए, यूनानियों के हुए, हिंद यवन के हुए, शक के हुए, पहलव के हुए, कुषाणों के हुए, अरबी, तुर्क। ये हम मध्यकालीन में पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये भारत पर आक्रमण हुए थे, तो इतना हम पढ़ रहे हैं। सातवाहन वंश हमने खत्म कर लिया है।
ठीक है, और तबीयत भी सही नहीं है मेरी, तो हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में कम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुषाण, कुषाण पढ़ेंगे, ठीक है। कुषाण हम पढ़ेंगे, यूनानी हमने पढ़ लिया, ठीक है। कुषाण पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे, अरबी और तुर्की पढ़ेंगे। तो भारत पर विदेशी आक्रमण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, तबीयत सही नहीं है जिस कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है जी। पीडीएफ तो ये मिली हुई है जी आप लोगों को, पीडीएफ तो मिली हुई है जी आप लोगों को, पीडीएफ तो मैंने दे रखी है आपको, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।